नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रमुखता से पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। यह आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। किस पे आश्रित होता है? अर्थव्यवस्था पे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते गए। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? ये संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कलानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन या समकालिक थी। मतलब यह हुआ कि जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता भारत में फल फूल रही थी, ठीक उसी समय में एक सभ्यता मिस्र में थी और दूसरी सभ्यता मेसोपोटामिया में। तीसरा प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है, यह है आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि उस समय ये नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद वाली सभ्यता जो वैदिक सभ्यता आई वो आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, अब देखते हैं, अब पांचवा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक है इसके मृदभांड, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड, यहाँ से ये एकदम ध्यान रखना है कि काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसका ये तीनों रीजन हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। दूसरा, इसके पास चित्रित लेखीय लिपि थी। तीसरा, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान से युक्त थे जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। सातवां देखते हैं प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत यह है पुरातात्विक खुदाई, क्योंकि इसी से इसके अवशेष बाहर आए और पता चल सका एक सभ्यता फल फूल रही थी बहुत पहले। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसमें से कौन सा? पहला ऑप्शन है शिलालेख, दूसरा पुरातात्विक संबंधी खुदाई, तीसरा देख लेते हैं, तीसरा दिया है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट और चौथा धार्मिक ग्रंथ। आंसर हो जाएगा आपका बी का मतलब हो जाएगा पुरातात्विक संबंधी खुदाई। अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके थे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई किनसे है? तो वहां पाई गई मोहरों से है। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ नाम दिया है और दूसरे तरफ इनकी थीसिस या इनके विचार दिए गए हैं। सबसे पहला है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। दूसरे प्रश्न है EJS मैके, इनके द्वारा क्या बताया गया? सुमेर से लोगों का पलायन। तीसरा, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन। चौथा ऑप्शन दिया है डी, अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव
पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसमें दिया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो सबसे पहला वाला सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। E.J.S. मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर मतलब मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डॉक्टर D.H. गार्डेन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ, जो कि आंसर था वहां पे कुछ और, है ना। इन्होंने इसी पुरानी मान्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ठीक है, इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कौन सा है। 11वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो इधर दिया है क्या क्या आपका हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी, और इधर नाम देख लेते हैं एनजी मजूमदार, जॉन मार्शल, दयाराम सहनी और वीवी लाल। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपका देख लीजिए कि कौन किससे मैच कर रहा है। तो मिलाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम सहनी ने। दूसरा आता है आपका हस्तिनापुर, इसके बारे में पता किसने लगाया, बीबी लाल ने। तीसरा आता है आपका तक्षशिला, इसके बारे में किसने खोजा, जॉन मार्शल ने। और चौथा आता है कौशाम्बी, इसके बारे में किसने पता लगाया, एनजी मजूमदार ने। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 12वां प्रश्न। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, ये हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए, हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। मतलब दो जगह, एक जगह था राजस्थान की जावर और दूसरा था अजमेर की खानों से। कहाँ से, राजस्थान की जावर पहाड़ी से और अजमेर की खानों से हड़प्पा वासी यहाँ से चांदी प्राप्त करते थे। 13वां प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो इसमें हुआ था लाल रंग का उपयोग। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड और दूसरा था चित्रित धूसर मृदभांड, बोल सकते हैं चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी कर दी जाती थी। ठीक है, इसको इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो सबसे पहले पैर से चाक को चलाया गया। ठीक है, फिर जो है सो हाथ वाले चाक का इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले पैर से, फिर बाद में क्या हुआ, हाथ से चालित किया गया। बाद में इसके थोड़ा सा और जब विकास होने लगा तो डिज़ाइन दो तरीके का हो गया। सबसे पहले वाला जो चित्रित वाला था और दूसरा बिना चित्रित वाला था। उसके भी बाद में देखें तो दो तरीके का रंग इस्तेमाल किया जाने लगा। सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो है सो आपको लाल रंग की आपकी पुताई मिलेगी, लाल रंग की, और निचले वाले हिस्से में आपको काले रंग की पुताई मिलेगी। मतलब इसमें से 4 फैक्ट आपको बाहर निकल के आते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल देखिएगा तो वहाँ पे सबसे पहले पैर से चाक चलाया जा रहा है, फिर हाथ से चलाया जा रहा है। 2 डिजाइन के बर्तन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक डिजाइन वाले, एक बिना डिजाइन वाले मृदभांड। ठीक है, इसमें क्या है ना, रेत का इस्तेमाल किया जाता है और रेत को जैसे ही पकाया जाता है तो ये थोड़ा सा लाल भूरा रंग का हो जाता है। और डिजाइन का बात करें इसमें रंग का, तो ऊपर वाले हिस्से में मृदभांड के ऊपर वाला हिस्सा आधा वाला, उसमें लाल रंग का प्रयोग होता है और नीचे वाले में काले रंग का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखते हैं 14वां प्रश्न। क्या है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये माना जाता है पूर्व आर्य के समय से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियां तथा मोहरों पर चित्रित हैं।
15वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? क्या हुआ? नहीं हुआ था। तो इसमें गाय का ऐसा कहीं नहीं मिला है, हाथी मिला है, गैंडा और बाघ। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था? तो गाय का कहीं फिगर इमेज कहीं नहीं मिलता है ना, हाथी का दिखता है, बाघ का दिखता है, गैंडा का दिख जाता है। इसके अलावा भी और भी जानवर हैं जो कि हिरन हो गया, भेड़ा हो गया, है ना, बाघ तो इस ऑप्शन में है ही, हाथी भी है ही। गाय को महत्व कब दिया गया? गाय को महत्व मिला वैदिक पीरियड में। ठीक है, 16वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो ये आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से हड़प्पा स्थल हैं। तो चन्हुद्रो हड़प्पा स्थल है, कोट दीजी हड़प्पा स्थल है, देसलपुर हड़प्पा स्थल है। जहां तक बात करें सोहगौरा की, तो सोहगौरा जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ताप्ती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहां अन्नगार होने का विवरण मिलता है। चन्हुद्रो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। चन्हुद्रो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इस प्रश्न को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि कौन कौन सा हड़प्पा स्थल है। चन्हुद्रो हड़प्पा स्थल है, कोटदीजी है, देसलपुर है, सोहगौरा नहीं है। सोहगौरा की अगर बात की जाए तो ये गोरखपुर के राप्ती नदी के किनारे, कौन से नदी के किनारे? राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहां से मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। कौन से काल का? मौर्य काल का ताम्रपत्र अभिलेख मिला है जिसमें यहां अन्नगार होने का विवरण मिलता है। चन्हुद्रो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा स्थल से जुड़े नगर थे। चन्हुद्रो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। अब 17वां प्रश्न देखते हैं, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला क्या है? लोथल। दूसरा क्या है? कालीबंगा। तीसरा धौलावीरा। चौथा बनावली। ठीक है, दूसरी तरफ ऑप्शन के तौर पे दिए गए हैं जुता हुआ खेत, गोदी बड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, अब मिलाते हैं। सबसे पहला है लोथल। लोथल से आप मिलाइए किसको? गोदी बड़ा को। कालीबंगा से क्या मिला था? जुता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा से क्या मिला था? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। बनावली से क्या? पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए में 2 मिला लीजिए। ए में 2 यहाँ भी है, ए में 2 यहाँ भी है। फिर दिया है बी, बी में 1, बी में 1, बी में 1 आपका यहाँ भी है, बी में 1 यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ दिया है। इस प्रकार से आंसर ये वाला मैच कर गया आपका बी। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, अभी जस्ट हम लोग देखे कहाँ पे? कालीबंगन में। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत? अभी जस्ट पढ़े हम लोग कहाँ से? कालीबंगन से। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो इधर दिया है आपका हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इस साइड में दिया है सवाधान R37, गोदी, नर्तकी की मूर्ति, जुता हुआ खेत। तो मिला लेते हैं। हड़प्पा से मिला था हमको R37 सवाधान। लोथल से क्या मिला? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि एक गोदी बड़ा। कालीबंगन से क्या मिला था? जुता हुआ खेत मिला था। बच गया चौथा मोहनजोदड़ो, ये यहाँ से मिला था नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न में भी आपका है मैच द फॉलोइंग ही है। सूची को सूची 2 से मिला लेना है। तो हड़प्पा कौन से नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, हस्तिनापुर कहाँ है? हस्तिनापुर आपको पड़ेगा ये गंगा नदी किनारे। नागार्जुन कोंडा कहाँ पे पड़ेगा? ये नागार्जुन कोंडा पढ़ना चाहिए आपको। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे। और लास्ट हो गया पैठन, ये होगा गोदावरी नदी के किनारे। इसके एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं। अब देखते हैं 22वां नंबर प्रश्न। एक तरफ दिया हुआ है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और दूसरी तरफ दिया हुआ है नदी जिस पर अवस्थित है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है लोथल और चौथा है रोपड़। तो ये इसका मिलान कर देना है। तो देख लेते हैं, हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, कालीबंगा है घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। 23वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
सैंधो सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है, मतलब 55 इंटू 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो ये हुआ था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से पाया गया था? मोहनजोदड़ो से। 26वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। 27वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बिल्कुल सही है। व्यापक और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। और चौथा दिया है, लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, लोग वैदिक पीरियड में लोहे से परिचित हुए थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सैंधो सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृदेवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधो नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृदेवी की उपासना की जाती रही होगी। अब देखते हैं 28वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? इसमें यह देखना है कि क्या सही नहीं बता। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है, अलग अलग ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन में इसको पढ़ेंगे। दूसरा है, मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, ये भी सही नहीं है, 2 मंजिले भी घर मिले हुए हैं। तीसरा दिया है, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों सही नहीं है, मतलब आंसर हो जाएगा आपका ए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सैंधो सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। सभी सैंधो नगरों से प्राप्त पक्की ईंटों का सामान्यतः अनुपात 4:2:1 था, जबकि कालीबंगन से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वहाँ चनहुदड़ों से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः सैंधो सभ्यता में सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, अतः कथन एक गलत है। सैंधो सभ्यता में निर्मित घर एक ही मंजिला बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ घर 2 मंजिला भी निर्मित होते थे, अतः कथन 2 भी गलत है। सैंधो सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर होती थी। इस प्रकार कथन 3 सत्य है, बाकी 2 कथन असत्य हैं। ठीक है, अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किन किन चीज़ों के लिए जानी जाती थी? तो ये अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए, इन सारे कार्यों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं 30वां प्रश्न, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? सबसे पहला दिया है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सही है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरा दिया है लोथल, ये गुजरात में है, ये भी सही है। तीसरा कालीबंगा, ये है आपका हरियाणा, जो कि गलत है क्योंकि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और चौथा दिया है रोपड़, ये पंजाब में स्थित है, मतलब 3 सही है, 1 आपका गलत है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो टेस्सीटोरी ने की, जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंदन घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। अब देखते हैं 31वां नंबर प्रश्न। ठीक है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ये देख लेना है। सबसे पहला कालीबंगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दूसरा आपका ऑप्शन दिया हुआ है लोथल, ये कहाँ पे है? गुजरात में। आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। और हुलास, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े, तो ये हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है, 33वां प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है, अभी जस्ट पढ़े। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी कहाँ है? ये भी हरियाणा में होगा, बल्कि यहाँ दिया है राजस्थान, इसलिए ये गलत है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के तट पर। अन्य युग्म सुमेलित हैं।
34वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो ये करता है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतका गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ेगा। पूरब में देखें, सबसे पूरब वाला जो बाउंड्री है ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, आलमगीरपुर। उत्तर वाला सबसे देखें तो ये कहाँ पड़ेगा? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में होगा। और दक्षिण वाला कहाँ पे होगा? दैमाबाद। मतलब ये हुआ कि इसका पूरा विस्तार देख लेना है कि नॉर्थ में कौन सा, साउथ में कौन सा, ईस्ट में कौन सा और वेस्ट में कौन सा। ठीक है, अब देखते हैं 35वां नंबर प्रश्न। ठीक है, तो ये दिया है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिला देना है। ठीक है, इधर दिया है मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। ठीक है, ऑप्शन के तौर पे इधर मिल जाएगा आपको स्थिति राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। तो इसको मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, मांडा कहाँ अभी हम लोग पढ़े थे? जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ पढ़े थे? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ पढ़े थे? राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ पढ़े थे? हरियाणा में। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 36वां नंबर प्रश्न। ठीक है, तो 36वां नंबर प्रश्न में क्या दिया है? ये भी सुमेलित करना है। एक तरफ दिया है बालू, मांडा, पाडरी, हुलास। ठीक है, दूसरी तरफ दिया है राज्यों का नाम उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात। मिलाते हैं। ठीक है, मांडा सबसे पहले मिला लीजिए। मांडा कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, पाडरी, हुलास, हुलास अभी हम लोग पढ़े कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। बालू कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा हरियाणा। और पाडरी कहाँ हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, पाडरी कहाँ पे? गुजरात। ये नीचे आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके बाद से है हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? कौन सिंध में अवस्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और सुरकोटता। तो इसमें से देख लेते हैं। सबसे पहला दिया है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे पड़ेगा आपको? ये पाकिस्तान के पंजाब में है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो ये दोनों सिंध प्रांत के हैं, दोनों सिंध प्रांत के हैं। एक बचता है कौन सा आपका? सुरकोटदा, जो कि ये गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, अब 38वां प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और 39वां प्रश्न देखते हैं, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये किए थे चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके। किसने किया? J.H. मैके ने। 40वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये हो जाएगा हड़प्पा में। कौन सा? हड़प्पा में। कालीबंगा भी हम लोग जस्ट पढ़े थे राजस्थान में। लोथल कहाँ पढ़े थे? गुजरात में। आलमगीरपुर कहाँ पढ़े थे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 41वां नंबर प्रश्न देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये रंगपुर कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा कहां पे? सौराष्ट्र में। कहां होगा? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र। सॉरी, उस समय महाराष्ट्र। अब देखते हैं 41वां प्रश्न, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ पे है? सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। 42वां प्रश्न देखते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, ये कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। कहाँ होगा? पंजाब। ठीक है, अब देखते हैं 43वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये हो जाएगा लोथल। क्या होगा? लोथल, क्योंकि हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा भोगवा नदी पे। कहाँ पे? भोगवा नदी पे। ठीक है, हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह मतलब पतन नगर है। 45वां प्रश्न देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता लोथल कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा, अभी जस्ट पढ़े हम लोग, कहाँ पे? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कहाँ है? तो ये गुजरात में, मतलब लोथल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा लोथल। बार बार रिपीट कर रहा है ये क्वेश्चन। अब 48वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन दिया है पक्की ईंट से बनी इमारत, बिल्कुल सही है। प्रथम असली मेहराब, नहीं है क्योंकि ये बलबन के मकबरे में मिलता है। पूजा स्थल, बिल्कुल गलत। कला और वास्तुकला, ये सही है। इस प्रकार आंसर आपका हो जाएगा ई, क्योंकि ई ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी सही होने के कारण इसका आंसर हो जाएगा ई। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला,
उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मतलब पूजा स्थल के स्पष्ट साक्ष्य दो जगहों से मिलता है, मेसोपोटामिया से और मिस्र से, हड़प्पा से नहीं मिलता है। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब देखते हैं 49वां प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिलती है? हालांकि यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन जब ध्यान से पढ़िएगा तो पता चलेगा कि बनावली और कालीबंगन दोनों जगह से मिला हुआ है, इसलिए यहाँ पे आपको आंसर में स्टार दे दिया गया है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली मतलब हरियाणा से बिलोंग करने वाला जगह तथा कालीबंगा जो राजस्थान से बिलोंग करेगा नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगन नामक स्थल से आरंभिक चरण से जूते हुए खेत के साक्ष्य मतलब जूते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। अब देखते हैं 50वां प्रश्न। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं तो ये 2 जगह से था। कहाँ से था? कालीबंगन और बनावली। 51वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा इससे संबंधित स्थल है, रोपड़ भी इससे संबंधित स्थल है, पाटलिपुत्रा इससे संबंधित स्थल नहीं है, लोथल इससे संबंधित स्थल है। 52वां प्रश्न देखते हैं। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो बृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला पाकिस्तान में स्थित है तथा राखीगढ़ी एवं धौलावीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 बृहद स्थलों की श्रेणी में आते हैं। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ी, ये याद रखना है। 53वां प्रश्न कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो भारत में पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? राखीगढ़ी। ठीक है, 54वां प्रश्न देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन कौन सी नदियां हैं? तो ये नदियां सिंधु बिल्कुल, इसके अलावा चेनाब, हाँ यहाँ भी, और इसके बाद हो जाएगा आपका झेलम। बस गंगा नदी के किनारे नहीं होगा क्योंकि अभी इसके जस्ट पहले वाला प्रश्न में क्या था? पाटलिपुत्रा जो कि गंगा नदी के किनारे है और पाटलिपुत्रा हड़प्पा का स्थल नहीं है। अब देखते हैं 55 नंबर वाला प्रश्न। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस किस में विश्वास करते? पहला ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, दूसरा ऑप्शन है कर्मकांड में, तीसरा है यज्ञ प्रणाली में और चौथा है मातृशक्ति में। हालांकि ऑप्शन को देख करके इसमें क्लियर नहीं हो सकता है कि सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन? सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का अनुमान भी लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। 56वां प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। ठीक है, जिन्हें बाद में हम लोग शिव मान लिए। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। 57वां प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ करवाया था। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। तो सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? तो जानकारी देने वाले का नाम हो जाएगा चार्ल्स मेसन। कब दिए थे? 1826 में दिए थे। और दो लोगों का और नाम है, पहला नाम है दयाराम सहनी और दूसरा नाम है राखलदास बनर्जी, याद रखना है। 58वां प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, अभी जस्ट हम लोग बोले, पहला क्या हो जाएगा? दयाराम सहनी और दूसरा राखलदास बनर्जी। ठीक है, 59वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सबसे पहले क्या है?
हड़प्पा जो कि दयाराम साहनी, बिल्कुल सही है। दूसरा है लोथल, SR राव, ये भी सही है। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। ये दिया है सुरकोटदा, जेपी जोशी, ये भी सही है। धौलावीरा का ऑप्शन दिया है बीके थापड़, जो कि गलत है। ठीक है, वीके थापड़ ये नहीं किए थे। धौलावीरा को किसने किया था? RS विस्ट ने किया था, RS विस्ट। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव, सुरकोटदा का उत्खनन जेपी जोशी। ठीक है, जबकि धौलावीरा का उत्खनन बीके थापड़ ने नहीं किया था। कौन किया था? तो RS विस्ट ने किया था। 60वां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो वो नहीं समझ पाए थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन कराकर कुछ पुरावस्तु प्राप्त की, लेकिन उसके महत्व को ये नहीं समझ पाए थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो RD बनर्जी, मतलब राखालदास बनर्जी, ये तो थे। ठीक है, इसके बाद से ये K दीक्षित, ये भी इससे संबंधित थे। MS वत्स, ये भी संबंधित थे। विसेंट आर्थर स्मिथ, ये एक हिस्ट्री के राइटर होते हैं, ये इसके उत्खनन से संबंधित कहीं से भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 62वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटदा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो ये की गई थी जगपति जोशी के द्वारा। सुरकोटदा की खोज किसके द्वारा? जगपति जोशी। ठीक है, 63वां प्रश्न देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं के अवशेष लगभग सारे घरों से मिले हुए थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकासी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी घरों में कुएं थे। ठीक है, अब देखते हैं 64वां प्रश्न। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो ऑप्शन पहला दिया है सोने का सिक्का, दूसरा दिया आहत मुद्रा चांदी का सिक्का, तीसरा लोहे का घल और चौथा दिया है नगर की संस्कृति। इसमें आपको इस ऑप्शन को रिवर्स कर देना है। सबसे पहले कौन सा आएगा? नगर संस्कृति, फिर क्या आएगा? लोहे का हल, इसके बाद क्या आएगा? आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और लास्ट में आएगा सोने का सिक्का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा तथा वनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन मतलब कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 7वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्का हिंद यवन शासकों मतलब द्वितीय शताब्दी के आसपास इन्होंने जारी किया था। 65वां प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो तांबा का उपयोग सर्वप्रथम मानवों ने किया था। धातु में पूछेगा तो कौन सा? तांबा। हाथी दांत का पैमाना, 66वां प्रश्न देखते हैं। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो ये कहाँ से मिला है? तो ये मिला है लोथल से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है, यह गुजरात में स्थित है। 67वां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी, तांबा मिल चुका था, सबसे पहला ऐसा धातु था जिसका इस्तेमाल मानवों ने किया। स्वर्ण ये भी मिल चुका था, चांदी ये भी मिल चुका था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। वैदिक पीरियड में ये लोहा मिलता है। 68वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये है कौन सा स्थल? बनावली। कौन सा? बनावली। घग्गर और उसकी सहायक नदियों के आसपास में है, तो ये हो जाएगा घग्गर, याद रखना है। 69वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं।
बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन दिया है हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, इसलिए तो इसको जाना जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था, नहीं, सोना चांदी ये सब तांबा इस्तेमाल ये लोग करता था। लोहा का उपयोग पूछेगा तो वैदिक पीरियड में हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अब देखते हैं 70 नंबर वाला प्रश्न। हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 69 वाला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, सतलज, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड सर्कस का मतलब होगा कि उस समय की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थीं, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। पूछता क्वेश्चन कभी कभी क्या कि कांसा कैसे तैयार किया जाता था, तो याद रखना तांबा और टीन ये दोनों को मिला दिया जाता था। तांबा और टीन को दोनों को मिला करके कांसा तैयार कर लिया जाता था। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बिल्कुल सही है, ये विलुप्त हो चुके हैं। दूसरा पूछ रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। हाँ, जब तक खुदाई नहीं होती तब तक इनका पता नहीं चलता, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण, आर सही। अब देखते हैं 70वां प्रश्न। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण देख लेते हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये दोनों सही है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण, आर सही स्पष्टीकरण है ए का, ये नहीं होगा। दूसरा है ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। एक्सप्लेनेशन देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, और हड़प्पा का बात करें तो ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। नगर सैंधव सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, जिनका उत्खनन क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम सहनी, मतलब राखलदास बनर्जी किए थे मोहनजोदड़ो का, और हड़प्पा का कौन किया, दयाराम सहनी। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अब आता है 71वां प्रश्न। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण ये मिला है कहाँ से, तो धौलावीरा से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, मतलब राखी गढ़ी के बाद, यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की गई। इन लेखों में, मतलब इन खोजों में शैलकृत जलकुंड भी महत्वपूर्ण है। 72वां प्रश्न क्या है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा कहाँ पे है, गुजरात राज्य में स्थित है। अब देखते हैं 73वां प्रश्न। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कहाँ पे, धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा हड़प्पीय स्थल है जो 3 भागों में विभक्त था। निम्नलिखित 74वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, बार बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, धौलावीरा। 75वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया गया था। आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सबका एक्सप्लेनेशन एक जगह पे मिल जाएगा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों के श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। ठीक है, अब देखते हैं 76वां प्रश्न। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, ये क्या हो जाएगा, धौलावीरा। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा।
इसमें जो है ना आपको लोथल भी हो जाएगा और कालीबंगा भी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से 1 युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी और डी दोनों होगा। तो हम प्रमाण के साथ जाएंगे, सी और डी दोनों सही करेंगे, लोथल और कालीबंगा। 78वां प्रश्न है, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है मानव समाधान। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बरौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। 79वां प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडा पूछेगा तो जम्मू कश्मीर और मांडी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में स्थित है? याद रहेगा, मांडा पूछेगा तो जम्मू कश्मीर और मांडी पूछेगा तो उत्तर प्रदेश। आंसर टिक करना है। ठीक है। 80 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले तो यह हुआ था भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, वर्तमान पाकिस्तान के लरकना जिले में स्थित है, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। 81वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? 3 ऑप्शन दिया गया है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? बिल्कुल नहीं होते थे। वे देवी और देवताओं दोनों, मतलब देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग? बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया। हाँ ठीक है, बी है। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरे हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा होती थी। साथ साथ पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल, इन सारे जानवरों के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां, घोड़े की मूर्तियां लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई हैं, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने के लिए किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है। ठीक है। 82वां प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु वर्चस्वशाली नहीं था। आंसर सही होगा ये। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ये भी सही है। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है। ऑप्शन सी, हाँ ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यह प्रधानतया लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहां के लोग इसका निर्माण करते थे। 83वां प्रश्न देखते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों के आभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई है वह अपूर्व है। ठीक है। अब देखेंगे 84वां प्रश्न। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो वो आकृति कौन सी होती है? पीपल की। ठीक है। सिंधु सभ्यता काल में सर्वाधिक मुहरें सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचल मिट्टी, चाट, गोमेद आदि से बनी मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार इन सारे स्वरूपों में है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। याद रखना है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति मिल जाती है। 85वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है? तो वो अंकन नहीं मिलता है किसका? घोड़े का, बैल का मिल चुका है, हाथी पड़ चुके हैं और भेड़ का भी मिला होता है। याद रखना है। अब देखते हैं 86वां नंबर प्रश्न।
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? पशु का अवशेष पूछ रहा है, इनका चित्रांकन नहीं। तो अवशेष किनका किनका नहीं मिला है? तो पहले याद करेंगे किसका किसका अवशेष मिला है। घोड़े का अवशेष मिला है, हाथी का अवशेष मिला है, गाय का अवशेष मिला है, शेर का अवशेष कहीं से भी नहीं मिला है। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों को सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी के सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों के प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा। अब देखते हैं 87वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता होता है? तो ये हो जाएगा, इसमें सारे के बारे में पता था, बैल के बारे में पता था, हाथी के बारे में पता था, घोड़ा के बारे में पता था, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं 88वां प्रश्न। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बना? तो ये अप्रॉक्स 900 वर्ष। ठीक है, वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल ने ये रिपोर्ट जारी किया कि 900 वर्षों तक लगातार बारिश नहीं होने की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि ये 2018 में जांच रिपोर्ट बनी थी और 2018 में ही BPSC द्वारा ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 89वां प्रश्न देखते हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से हुई है? कालीबंगन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से? कालीबंगन से। ठीक है, अब देखते हैं 90वां प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? तो ये हो जाएगा मिस्र की सभ्यता। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या उपहार माना जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया, 3 सभ्यता याद रखना है भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता, और 2 भारत से बाहर, एक मिस्र की और दूसरी मेसोपोटामिया की। ठीक है, 91 नंबर वाला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एज़टेक होगा, फिर माया, फिर मोइंका, फिर इंका। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर वेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल हैं। इसी प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी वेलीज तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, उत्तर में क्विटो से लेकर के दक्षिण में सैंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रम क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से है। सबसे उत्तर में कौन सा है? एज़टेक, उसके जस्ट नीचे में कौन आएगा? माया, उसके नीचे में कौन सा आएगा? मुइस्का, और लास्ट में कौन सा आएगा? इंका, दिए गए विकल्पों के अनुसार। अब देखते हैं सबसे अंतिम प्रश्न। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म, कौन लिपि का नाम देख लेना है, क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के 92 प्रश्नों को देख चुके हैं, और ये 92 प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते थे, रिपीट होते रहेंगे। ठीक है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लेना है। ठीक है, धन्यवाद।